शुरू करते हैं आज की क्लास। जय हिंद। और अब तक हम पढ़ चुके थे स्वर संधि और व्यंजन संधि। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इन दोनों में, स्वर और व्यंजन में? स्वर संधि कहाँ होती है? जब किसी स्वर का मेल स्वर से होता है। और व्यंजन संधि कहाँ होगी? जब किसी स्वर का मेल व्यंजन से, व्यंजन का मेल स्वर से, या व्यंजन का मेल व्यंजन से भी होगा तो भी हमारी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। आज हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो फटाफट से हेडिंग डाल दो, विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि, देखो स्वर संधि के भेद होते हैं 5 भेद जो हमने पढ़ लिए थे। व्यंजन संधि के नियम होते हैं, जो महत्वपूर्ण नियम थे एग्जाम की दृष्टि से, वो हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के। विसर्ग संधि में भी क्या होगा? नियम होंगे। अब इसमें क्या होगा, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो विसर्ग होगा ना वो 100% किससे पहले होगा? प्लस से पहले होगा। किसी भी स्थिति में आपका जो विसर्ग है वो प्लस के बाद नहीं होगा। मान लो जैसे कि इस बार क्या हुआ था, शायद 10th या 12th में एक एग्जाम्पल आया था मधुवर, और उसमें यहां विसर्ग लगा हुआ था और इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मध प्लस अर, यानी कि ये जो विसर्ग है वो प्लस के बाद वाले शब्द में है। तो इस विसर्ग को देख करके आप विसर्ग संधि के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? यानी विसर्ग कहां होगा? हमेशा प्लस से पहले होगा, वहीं पर क्या होगी? आपकी विसर्ग संधि होगी। इतनी सी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? यानी किसी शब्द में अगर पीछे विसर्ग लगा हो तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? नहीं होगे ना? चलो अब समझ लेते नियम। तो देखो सबसे पहला नियम समझो, प्लस तो होना ही है और विसर्ग भी होना है। इसमें क्या होगा कि पहले क्या हो? आ, और बाद में भी क्या होगा? आ। यानी विसर्ग से पूर्व भी आ है और विसर्ग के बाद भी आ है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये विसर्ग तो हटेगा ही हटेगा और विसर्ग और आ ये मिलकर के किस में बदल जाएंगे? ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी आ पर क्या लग जाएगी? ओ की मात्रा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने मान लीजिए एक शब्द लिया प्रथम, और यहां पर एक शब्द ले लेते हैं हम अध्याय। अब देखो इस माँ में आ है या नहीं है ना, और इधर भी आ है, और दोनों के मध्य में अब मुझे क्या मिल रहा है? यानी विसर्ग से पूर्व आ, विसर्ग के बाद आ। तो अब नियम क्या कहता है कि ये आ किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा? प्रथमोध्याय। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा मन, और एक शब्द लिख लेते हैं अनुकूल। तो बताओ क्या हो जाएगा? मनोकुल या मनोनुकूल दोनों ना आएंगे, है ना? ये शब्द क्या बनेगा? मनोनुकूल। तो अगर ये कह दिया जाए कि मन अनुसार हो जाएगा, अगर कहा जाए तन अनुसार, तन अनुरूप, यानी आ आएगा तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तो लिखो नियम, लिखो यदि यदि विसर्ग से पूर्व आ और विसर्ग के बाद और विसर्ग के बाद अ आता है, यदि विसर्ग से पूर्व अ और विसर्ग के बाद आ आता है तो तो विसर्ग और अ ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो विसर्ग और अ ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल और लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, मैं लिखे दे रही हूं, आप लोग विच्छेद कर लेना। जैसे मनोनुरूप, तनोनुसार यानी तनह धन अनुसार, या तनोनुकूल। मनोनुसार,
लिख लिए? लिखो फटाफट से लिखो। आगे बढ़े, अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। देखो, अब तक क्या पढ़ा कि विसर्ग से पूर्व क्या है? आ, और विसर्ग के बाद भी क्या था? आ। अब देखो, विसर्ग से पूर्व क्या है? आ, और विसर्ग के बाद क्या होगा? स्वर। अब आ वाला नियम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी अगर हम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम यहाँ पे आ को ऐसे क्रॉस करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि आ वाला नियम तो हम इससे पहले ही पढ़ चुके हैं। अब प्लस से पूर्व हो आ, और प्लस के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, यानी केवल क्या नहीं हो, छोटा आ नहीं हो, तो क्या होगा? कोई चेंजिंग नहीं होता, बस विसर्ग बीच में से हट जाता है। जैसे एक शब्द आपने देखा होगा, अतः, धन, एव, क्या हो जाएगा? अतः। विसर्ग हट गया ना बीच में से, बस यही होगा। सामान्यतः एग्जाम में नियम कम आता है, पर है तो लिख लो। यदि विसर्ग से पूर्व आ, यदि विसर्ग से पूर्व आ और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है, तो तो विसर्ग हट जाता है, तो विसर्ग हट जाता है और कोई परिवर्तन नहीं होता, और कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल लिख लो। अगले नियम पे बढ़े, यही करा देती हूँ, वो भी बस छोटा सा नियम है, सरल सा नियम है। देखो, विसर्ग से पूर्व क्या है? आ। इतनी सी बात समझ में आ रही है? और विसर्ग के बाद में क्या आ जाए? क, ख, प और फ। तो कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कोई परिवर्तन से मतलब विसर्ग भी नहीं हटता। जैसे मान लीजिए आपने देखा प्रातः धन काल, तो कैसे लिखा जाता है? प्रातः काल, यानी विसर्ग साथ लिखा जाएगा। अगर तुमने लिखा अंतः धन करण, तो क्या हो जाएगा? अंतःकरण। या मान लीजिए आपने लिखा अधः धन फलित, अधः फलित। लिखो, यदि विसर्ग से पूर्व आ, यदि विसर्ग से पूर्व आ और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद क ख प फ आते हैं, क ख प फ आते हैं, तो तो विसर्ग, तो विसर्ग साथ लिखा जाता है, तो विसर्ग साथ लिखा जाता है और कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग साथ लिखा जाता है और कोई परिवर्तन नहीं होता।
लिख लिया, आगे बढ़े। जो अगला नियम कराने जा रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट नियम है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं? विसर्ग से पूर्व क्या हो? आ, यानी विसर्ग से पूर्व क्या है? आ। विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का हा। अब तीसरा, चौथा, पांचवे का अर्थ मालूम है? जब मैंने व्यंजन संधि करी थी उस समय तीसरा चौथा बताया था, वर्ग का पहला वर्ण, ऐसे नहीं, ऐसे, यानी क च ट त प क्या हो जाएंगे? वर्ग के पहले वर्ण। तो तीसरे का मतलब समझ में आ गया, चौथे का मतलब समझ में आ गया, पांचवे का मतलब समझ में आ गया। शालिनी, समझ में आ गया? स्पर्श व्यंजन पढ़े थे? वेरी गुड। हाँ, अब याद आ गया, देर से याद आया, कोई बात नहीं। तो उनको जब हम इस रो में याद करें ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो अगर विसर्ग से पूर्व क्या है? आ, और विसर्ग के बाद में क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है। अंत्यस्थ व्यंजन का मतलब क्या हो गया? यारा लावा, और था उस व्यंजन में से केवल एक वर्ण आता है, हाँ। ऐसी अगर कंडीशन है तो ना तो ये बदलेगा ना ये बदलेगा, बस क्या होगा? विसर्ग आपका ओ में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ओ की मात्रा लग जाएगी। जैसे एक शब्द ले लेते हैं, यशः धन दा, तो बताओ क्या हो जाएगा? यशोदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, यशो मतलब शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, तो उसमें जो शुद्ध वर्तनी थी वो यशो लाभ थी। लेकिन हमें क्या लगता है? यश लाभ, जैसे हम शुभ लाभ कहते हैं, नहीं, क्योंकि उसमें इस संधि का नियम आ रहा था, यानी शब्द था यशः धन लाभ। अब देखो, विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व आ है, विसर्ग के बाद में ला है, और ला किस में आता है? आपका अंत्यस्थ व्यंजन में यरा लाभ आते हैं, तो यानी इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यशो लाभ। तो सही आंसर यशो लाभ ही था। लेकिन कई बार बच्चों को क्या लगता है कि जैसे शुभ लाभ होता है वैसे यश लाभ हो जाएगा, है ना? तो नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर कहा जाए मन धन जा, तो बताओ क्या हो जाएगा? मनोज। अब एक अंत्यस्थ का व्यंजन का उसका उदाहरण ले लें, जैसे उस व्यंजन का, जैसे मन धन हर, क्या हो जाएगा? मनोहर। कोई समस्या? चलो पहले नियम लिखो। यदि विसर्ग से पूर्व आ, यदि विसर्ग से पूर्व आ और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, कॉमा अंत्यस्थ व्यंजन और ह आए, और ह आए, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। लिखो फटाफट से, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, और विच्छेद तो आप कर ही लोगे। कोई समस्या आएगी विच्छेद करने में? नहीं आएगी ना? मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ। सरोज, मनोबल, मनोहर तो हो गया, मनोयोग। लिखिए फटाफट से, ये भी लिखो और ये एग्जाम्पल भी लिखो। वयोवृद्ध, तमोगुण, सतोगुण। अच्छा मुझे बताओ, तीन तरह के गुण होते हैं, आपको आते हैं कि नहीं आते? रजोगुण, देखो सबसे तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण तो होते हैं अच्छे वाले, जिन्हें समाज के मूल्यों में कहा जाता है ना कि बहुत अच्छे तरह का व्यक्ति है, सारे काम टाइम से करता है, नैतिक मूल्यों का पालन करता है, सात्विक गुणों से परिपूर्ण। रजोगुण होते हैं
लड़ाई झगड़े के लिए उतारो, जैसे अच्छा भाई से कुछ कह दिया, चलो निकाले अपने औजार और तुरंत लड़ने झगड़ने उतारो। तमोगुण होते हैं इतने अच्छे वाले, ये कुछ नहीं करते, पूरे दिन सोते हैं और जब सोते सोते थक जाते हैं तो थकान मिटाने के लिए दोबारा सो जाते हैं, इस तरह के गुण। बात समझ में आ रही है? सतोगुण सामाजिक नियमों में अच्छे गुण माने जाते हैं, सात्विक गुणों से भरपूर होते हैं। रजोगुण थोड़ा सा जोश भरे ओज गुण से भरपूर, और आपके सतोगुण तमोगुण होते हैं निकृष्ट काम को करने वाले। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? इसमें एक और शब्द आता है जैसे पयोध, आप पयोध भी कह सकते हो। लिख लिए? आगे बढ़े, चलो। क्या हुआ? देखो, सरह धन जा, सरह का मतलब क्या हो गया? देखो, एक तो सर का हम कह सकते हैं पानी को, और वैसे सर होता है तालाब का पर्यायवाची। तालाब जानते हो? तालाब, सरोवर, सरह, तड़ाग। अब जिसका जन्म सरह में होता है, तालाब में होता है, तो हम सरोज को मान लेते हैं कमल का पर्यायवाची। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अब बताओ कोई कंफ्यूजन? मनोज किसे मानते हैं? कामदेव को, जो मन में जन्म लेता है, यानी कामदेव मन को भाने वाले हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो अगला नियम करें हम। अगला नियम भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो, अब तक हमने बात करी आ की, अब हम बात कर लेते हैं ए और ऊ की। सामान्यतः ए और ओ वाले को साथ साथ चलते हैं, तो प्लस से पहले ए और ऊ हो और प्लस के बाद में क्या हो? कोई स्वर और, कुछ याद आ रहा है? हाँ या ना? प्लस से पहले स्वर और प्लस के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और य, ल और वा। अब मुझे बताओ अंत्यस्थ व्यंजन में क्या छूट गया? र छूट गया। बात समझ में आ रही है? र इस वाले नियम में नहीं होगा। अगर प्लस से पहले ए और ऊ है और प्लस के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, य, ल, वा है, तो ऐसी कंडीशन में ना बाद वाले बदलेंगे ना पहले वाले बदलेंगे, बल्कि जो विसर्ग होगा वो आधे र में परिवर्तित हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया नेह, विसर्ग से पूर्व छोटी ही आ गई कि नहीं आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब तक तो वर्ण विन्यास सीख गए होगे। इसके बाद में एक शब्द ले लेते हैं आशा, तो देखो ये किस में बदल गया? र में, और र कैसा रहेगा? आधा। तो जब आधा है तो आधे व्यंजन पर स्वर अपनी मात्रा देगा कि नहीं देगा? तो शब्द क्या बन जाएगा? निराशा। कोई कंफ्यूजन? अब बात करते हैं व्यंजन वर्ड की। तो मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया नेह, और एक शब्द ले लेते हैं बल, तो बा किस वर्ग का वर्ड है? पा फ ब, वर्ग का तीसरा वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना? अब ये किस में बदलेगा? आधे रा में, तो आधे रा को ऊपर लगाने का विधान है कि नहीं है? तो शब्द क्या बन जाएगा? निर्बल। और अगर मैं दो प्लस बल कर दूं तो दुर्बल हो जाएगा। हाँ या ना भाई? ये ई की बात है। अगर यहां पर मैं ले आऊं ऊ, इसमें छोटा ऊ है, और सेम वर्ड ले लिया बल, तो क्या हो जाएगा? दुर्बल। कोई कंफ्यूजन? अब मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया नेह, और अब मैं ले लेती हूँ वर्ग का चौथा वर्ड, यानी मान लीजिए मैंने ले लिया झा, झर, तो क्या हो गया? कहीं कोई समस्या किसी भी तरीके की? अंत्यस्थ व्यंजन रह गया। तो अंत्यस्थ व्यंजन का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक शब्द ले लिया दोह, और एक शब्द ले लेते हैं योधन, तो बताओ क्या हो जाएगा? दुर्योधन होगा कि नहीं होगा? या एक शब्द ले लेते हैं दो, और एक शब्द ले लेते हैं लभ, क्या हो जाएगा? दुर्लभ। तो चलो नियम लिखो। यदि विसर्ग से पूर्व, यदि विसर्ग से पूर्व ए और ओ, और विसर्ग के बाद
और विसर्ग के बाद कोई स्वर, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, कोई स्वर, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, कॉमा य ल व, य ल व आए तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। आए तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। चलो लिख लो, मैं कुछ और एग्जांपल लिख दे रही हूं। इलेक्शन होता है निर्विरोध, किस संधि में आ जाएगा निर्विरोध? इसी में आएगा। निराकार, निराहार, निर्जन, निर्जर, क्या हुआ? निर्धन, निर्मल, निर्गुण, दुर्गुण, लिखो फटाफट से। नोट कर लिया? आगे बढ़े अगले नियम पे। अब देखो अगला नियम समझो। यदि विसर्ग से पूर्व क्या है? ए और ओ, और विसर्ग के बाद में आपका क, प, फ, ट और ठ, ये 5 अक्षर है। बात समझ में आ रही है? यानी विसर्ग से पूर्व ए और ओ, और विसर्ग के बाद क, प, फ, ट, ठ। ऐसी कंडीशन में जो विसर्ग होता है ना आपका, आधी स में परिवर्तित हो जाता है। और स कौन सा होता है? तत्सम सा। इतनी सी बात क्लियर होगी, हाँ या ना? अब देखो, जैसे मैंने एक शब्द लिया नेह, और एक शब्द ले लेते हैं हम कर्म, का आ गया, तो बताओ क्या हो जाएगा? निष्कर्म। कोई कंफ्यूजन? पैट का जब पहली बार एग्जाम हुआ था, फर्स्ट टाइम पैट हुआ था यूपी में, तो उस समय वर्तनी में एक शब्द पूछा गया था बहिष्कार, तो वो इसी के अंतर्गत आता है। यानी शब्द क्या होगा? बहि धनकार। बताओ क्या हो जाएगा? तो अगर आपसे वर्तनी में भी पूछ ले बहिष्कार कैसे लिखा जाएगा, तो आप लिख दोगे? बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अब देख, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा नेह और पाप, तो बताओ क्या हो जाएगा? निष्पाप। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा नेह धन फल, क्या हो जाएगा? निष्फल। और अगर मैं लिख दूं दुष्फल, तो दोहदन फल, हाँ या ना? अब मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया धनु, धन टंकार, क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। क्या होती है धनुष टंकार? नेह धन ठुर, क्या हो जाएगा? निष्ठुर। धनुष टंकार समझते हो? पहले युद्ध होते थे, युद्ध, तो युद्ध होने से पहले धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई जाती थी। प्रत्यंचा समझते हो? एक डोरी होती थी, इसे खोल के रख दिया जाता था, फिर उसको चढ़ा लेते थे। जब प्रत्यंचा चढ़ा लेते उसके बाद अगर हम उसे खींचते हैं तो आवाज करती है, वही होती है धनुष टंकार।
तो पहले ऐसा माना जाता है, पौराणिक कथाएं हमें ये बताती हैं कि पहले सबके धनुषों की टंकार जो होती थी वो अलग अलग होती थी। जो भी कोई धनुष की टंकार खींच देता था तो विरोधियों को पता चल जाता था कि युद्ध के लिए कौन ललकार रहा है। ऐसा पौराणिक कथाओं में मिलता है। तो नियम लिखिए फटाफट से। यदि विसर्ग से पूर्व ए ओ और विसर्ग के बाद क ख प फ ट ठ, सॉरी खा नहीं है, क प फ ट ठ, मैंने खा भी गलती से बोल दिया था। क प फ ट ठ आए तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। कुछ शब्द आते हैं अपवाद के, उन्हें आप नोट कर लो। देखो, अगर पुरह धन कार है तो हालांकि नियम ये कहता है कि इसको किस में बदलना चाहिए, तत्सम सा में, यहाँ पे नियम, लेकिन इसका पुरह धन कार होता है पुरस्कार। बात समझ में आ रही है? और इसी तरीके से एक शब्द आता है तिरह धन कार, तो तिरस्कार भी आपका यही वाला सा होता है। इन्हें जरूर नोट कर लो। तो नोट करो फटाफट से, लिखो। नोट कर लिया? अगले नियम पे बढ़े। अब देखो, इससे पहले जो हमने नियम पढ़ा था उसमें एक अंत्यस्थ व्यंजन हमने छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था? रा। अब उसी अंत्यस्थ नियम की पहले बात कर लेते हैं। यानी कि प्लस से पहले क्या होगा? ए और ओ, प्लस अर्थात विसर्ग से पूर्व, और विसर्ग के बाद में क्या है? रा। इससे संधि में क्वेश्चन पूछे जाए पॉसिबल है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें से एक शब्द निरोग, वर्तनी में पूछा जाता है, याद रखना। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो ये वाले वर्ड होंगे ना, ये मात्राएं ये बड़ी हो जाती हैं। जैसे नेह धन रज, बताओ क्या हो जाएगा? नीरज। बात समझ में आ रही है? तो नीरज तो कभी नहीं पूछा जाता वर्तनी में, लेकिन जो मैं अगला शब्द लिख रही हूं वो पूछा जाएगा, और अक्सर पूछा जाता है। नेह धन रोग क्या होगा? निरोग नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है निरोग, बड़ी की मात्रा हो जाती है। बात समझ में आ रही है? दोह धन राज क्या हो जाएगा? तुराज। या मान लीजिए आपने कहा नेह धन रव क्या हो जाएगा? नीरव। और अगर मान लीजिए आपने कह दिया नेह धन रस तो शब्द बनता है हमारा नीरस। तो लिखो, यदि विसर्ग से पूर्व ए और ओ, यदि विसर्ग से पूर्व ए और ओ और विसर्ग के बाद र आता है, विसर्ग के बाद र आता है, तो ए और ओ क्रमशः, तो ए और ओ क्रमशः ई और उ में परिवर्तित हो जाते हैं। ए और ओ क्रमशः ई और उ में परिवर्तित हो जाते हैं। फटाफट से नोट करो एग्जांपल्स।
हो गया। इसमें से निरोग ज्यादा पूछा गया एग्जाम में, सबसे ज्यादा आता है निरोग शब्द, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, निरोग शब्द का प्रयोग कर लेते हैं सामान्य बोलचाल में। आगे बढ़े, कर लिया नोट। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, अगर प्लस से पहले या विसर्ग से पूर्व आ, ए, ओ और विसर्ग के बाद में आपका आ जाए ता या हा, तो जो विसर्ग होगा वो आपका तद्भव सा में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए आपने लिखा नमः धन ते, बताओ क्या हो जाएगा, नमस्ते। और अगर मान लीजिए आपने लिखा नेह धन तेज, तो क्या हो जाएगा, निस्तेज। या मान लीजिए आपने लिखा नेह धन तारण, तो क्या होगा, निस्तारण। यानी कि जो विसर्ग है वो तद्भव सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो लिखो, यदि विसर्ग से पूर्व आ ई ओ, यदि विसर्ग से पूर्व आ ई ओ और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद त थ आए, त थ आए, तो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। लिख लिया? एग्जाम्पल लिखो फटाफट से। आगे बढ़े, एक नियम और करते हैं। देखो, अगर अ ए ओ कहाँ है, विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद में आपका आ जाए च और छ, तो ऐसी कंडीशन में विसर्ग जो होता है ना वो आपके आगे आगत स में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने मान लीजिएगा नेह धन चल, तो बताओ क्या हो जाएगा, निश्चल। और मान लीजिए अगर आपने कहा नेह धन छल, तो क्या हो जाएगा, निश्चल। दोनों में अंतर है कि नहीं है भाई? बहुत अंतर है। जो चल ना सके वो निश्चल, और जो छल ना पाए किसी को, जिसका मन बहुत, जैसे बच्चे होते हैं, निश्चल। या मान लीजिए आपने कहा नेह धन चिंत, क्या हो जाएगा, निश्चिंत। और एक एग्जांपल जो अक्सर वर्तनी में पूछा जाता है, हरे धन चंद्र, बताओ क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र। कोई कंफ्यूजन? तो लिखो, यदि विसर्ग से पूर्व, यदि विसर्ग से पूर्व आ ई ओ और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद च छ आए, च छ आए, तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल लिख लिए? आगे बढ़े। देखो, एक अंतिम नियम समझ लो।
अगर विसर्ग से पूर्व आ ए ओ और आपके आ जाए सा सा या सा। अब तक क्या था कि ये सा बदल रहे थे, विसर्ग जो था वो इन्हीं में तो बदल रहा था, हाँ या ना। जब चा और छा था तो इसमें बदल रहा था, का पा फा था तो इसमें से बदल रहा था, और ता था तो तद्भव सा में बदल रहा था। लेकिन अब अगर ये तीनों ही सा आ जाए तो क्या होगा? तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि विसर्ग हटेगा तो जो चेंजिंग होगा वो इन्हीं आधे में हो जाएगा, यानी कि जो वर्ण होगा वही आधा हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन होगी विसर्ग साथ लिखा जाएगा, विसर्ग साथ लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द आ गया दो और एक शब्द है शासन, तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लें और चाहो तो ऐसे लिख लो, और दोनों ही सही है। या मान लीजिए एक शब्द आ गया नेह धन शुल्क, तो आपने देखा होगा निःशुल्क ऐसे ज्यादातर लिखा जाता है, ये लेखन में प्रचलित है। अगर आप इसे ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। या मान लेते हैं हमने एक शब्द लिया नेह धन सार, तो निस्सार ऐसे लिख लीजिए, हालांकि लिखा ज्यादातर ऐसे जाता है निस्सार। तो लिखो यदि विसर्ग से पूर्व आ ए ओ, यदि विसर्ग से पूर्व आ ए ओ और विसर्ग के बाद सा श स आई, स श स आए, तो विसर्ग क्रमशः, विसर्ग क्रमशः, अब जिस क्रम में आपने स लिखे हैं उसी क्रम में आधे लिखते जाइए, स स स में परिवर्तित हो जाता है, क्रमशः विसर्ग क्रमशः स श स में परिवर्तित हो जाता है, या स श स में परिवर्तित हो जाता है, या विसर्ग साथ लिखा जाता है, विसर्ग साथ लिखा जाता है। नोट करो फटाफट से। नोट कर लिया? एक बार रिपीट कर लें। अच्छा लिख रहे हैं अभी। देखो संधि पढ़ी थी हमने, तो संधि के कुल भेद कितने होते हैं? एक बार पहले पूरा ही टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था? जोड़ना। और संधि किन दो शब्दों से मिलकर बनी? तो सम उपसर्ग है, धिप प्रत्यय है। इतनी सी बात समझ में आई। संधि के कितने भेद थे? तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब प्लस के दोनों ओर स्वर होगा तो कौन सी संधि होगी? स्वर। लेकिन प्लस के एक और स्वर एक और व्यंजन, यानी हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी स्वर का मेल व्यंजन से, व्यंजन का मेल स्वर से, या स्वर का व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा तो वहां कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। लेकिन विसर्ग जब हमेशा ही स्वर से पहले, प्लस से पहले होगा, बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो सकती है? विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। पांचों हम पढ़ चुके थे और एक टेबल के जरिए सरलतम तरीके से समझ भी चुके थे। विसर्ग संधि फिर व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं महत्वपूर्ण, वो महत्वपूर्ण नियम हम कर चुके थे। आज जो हमने चर्चा की वो किस पे की? विसर्ग संधि पे। तो विसर्ग संधि में भी हमने पढ़ लिया, यदि प्लस से पूर्व दोनों तरफ आ हो, और प्लस का मतलब है विसर्ग के दोनों तरफ आ हो, तो जो विसर्ग होगा वो किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। अगला नियम हमने पढ़ा कि अगर प्लस विसर्ग से पूर्व आ और विसर्ग के बाद में स्वर होता है तो केवल और केवल विसर्ग बीच में से हट जाता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर विसर्ग से पूर्व आ और विसर्ग के बाद में का खा पा फा वर्ण होते हैं तो विसर्ग में कोई मतलब कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग भी साथ लिखा जाता है। अगली बात हमने करी, यदि विसर्ग से पूर्व आ
और विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ड अंत्यस्थ व्यंजन या हा होता है तो विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। इतनी सी बात समझिए, इंपोर्टेंट नियम है, याद रखना। और एक सबसे ज्यादा नियम ये आता है, यदि विसर्ग से पूर्व ए और उ और विसर्ग के बाद में कोई स्वर तीसरा चौथा पांचवा वर्ड या ल व, याद रखना रा नहीं है, केवल अंत्यस्थ व्यंजन का, तो विसर्ग किस में बदलता है? आपका विसर्ग बदल जाता है फिर आधे र में। इतनी सी बात समझ में आई। अगले नियम में हमने बात करी, यदि विसर्ग से पूर्व ए और ओ और विसर्ग के बाद में क प फ ट ठ होते हैं तो ऐसी कंडीशन में विसर्ग किस में बदलता है? आधे तत्सम सा में। और अगर विसर्ग से पूर्व ए और उ और बाद में र होता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि जो ए और उ है वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद हमने कहा कि यदि विसर्ग से पूर्व आ ई उ और विसर्ग के बाद में ता और था होता है तो विसर्ग किस में बदलेगा? आधे तद्भव सा में बदलेगा। और अगर विसर्ग से पूर्व आ ई उ और विसर्ग के बाद च और छ होंगे तो आपका आधे आगत सा में बदलेगा। और अक्सर इससे नियम आता है, जैसे निश्चल है, हरिश्चंद्र है, कई बार इसमें संधि पूछ ली जाती है। और अंतिम नियम हमने किया कि विसर्ग से पूर्व आ ई उ और विसर्ग के बाद में तीनों सा में से कोई भी सा आता है तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो सा है उसी सा में विसर्ग आधा बदल जाएगा, और दूसरा क्या है कि विसर्ग साथ में लिखा जाएगा, और दोनों ही तरीके सही होते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।